तो आज हम बात कर रहे हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। अब देखिए, चार्टर एक्ट सुनते ही लगता है कि कोई पुरानी धूल भरी फाइल होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सूखा सा टॉपिक लगता है। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ वीडियो विश्लेषण और विशेषज्ञ लेख, वो बताते हैं कि ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं था। ये तो असल में एक स्क्रिप्ट थी जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कुछ बड़े दांव खेले थे। बिल्कुल सही कहा। और इस स्क्रिप्ट को समझने के लिए हमें इसका पिछला सीन याद करना होगा, मतलब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, वो एक्ट जिसने एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया था। बहुत अजीब। ऐसा समझिए जैसे एक ही कंपनी के दो सीईओ हों। एक कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापार और पैसा देख रहे थे, और दूसरे सरकार के भेजे हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिनका काम था राजनीतिक मामलों पर नजर रखना। और जाहिर है, जहां दो बॉस होंगे वहां कंफ्यूजन तो होगा ही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि 1793 के इस एक्ट ने इस स्क्रिप्ट को आगे कैसे बढ़ाया। क्या इसने उस कंफ्यूजन को दूर किया या फिर कहानी में कोई नया ही मोड़ ला दिया? तो पहला दाव तो बहुत ही सीधा और साफ था। क्या था वो? इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को, मतलब उसके व्यापारिक लाइसेंस को, अगले 20 सालों के लिए रिन्यू कर दिया। अच्छा, मतलब मोनोपोली जारी रहेगी? हाँ, भारत और पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास। कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी इस खेल में आ ही नहीं सकती थी। यानी खेल के पुराने नियम ही जारी रखे गए। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी शर्त छिपी हुई थी। हाँ, और वो शर्त ही इस एक्ट का असली मकसद सामने लाती है। एक्ट में साफ साफ लिख दिया गया कि कंपनी भारत में जो भी जमीन जीतेगी या जो भी सत्ता हासिल करेगी, वो उसकी अपनी नहीं होगी। बिल्कुल, वो सब ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ से होगा, कंपनी के अपने अधिकार से नहीं। ये एक तरह से आधिकारिक मोहर थी कि असली बॉस कौन है। मतलब कंपनी सिर्फ एक चेहरा थी, असली ताकत तो लंदन में ही थी। हाँ, असली शक्ति लंदन में ब्रिटिश सरकार के हाथों में इकट्ठा हो रही थी। लेकिन लंदन में तो वो दो सीईओ वाला सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। अगर असली बॉस क्राउन था, तो क्या इस एक्ट ने उस पुरानी उलझी हुई व्यवस्था को खत्म किया? यहीं पर कहानी में पहला मोड़ आता है। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन उन्होंने उस कंफ्यूजिंग सिस्टम को खत्म करने के बजाय उसे और ज्यादा पक्का कर दिया। क्या? उसे कानूनी रूप दे दिया। हाँ बिल्कुल। अब ये तय हो गया कि राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यवस्था जारी रहेगी। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब एक उलझे हुए सिस्टम को कौन पक्का करता है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमारे स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये जानबूझकर किया गया था। ये एक तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी जो अंग्रेजों ने खुद अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लागू की। अच्छा, मतलब लंदन में सत्ता बटी रहे। हाँ, ताकि कोई एक गुट, न कंपनी न सरकार, बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। जबकि जैसा हम आगे देखेंगे, भारत में ठीक इसका उल्टा किया जा रहा था। सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में दी जा रही थी। तो असली बदलाव का केंद्र लंदन नहीं, भारत था। तो फिर भारत में क्या हो रहा था? सत्ता किसके हाथ में जा रही थी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असली खेल भारत में खेला जा रहा था, और वो था सत्ता का केंद्रीकरण। यहां पर स्क्रिप्ट का दूसरा और सबसे बड़ा दाव सामने आता है, भारत में एक सुपर बॉस बनाना। सुपर बॉस। हाँ? देखिए, इससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में एक विशेष अधिकार दिया गया था कि वो अपनी काउंसिल के फैसलों को वीटो कर सकते हैं, मतलब रद्द कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए था। और इस एक्ट ने उस विशेष अधिकार को क्या? सबके लिए लागू कर दिया। हाँ, इस एक्ट ने उसे एक स्थायी कानूनी प्रावधान बना दिया। अब भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और यहां तक कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को भी ये वीटो शक्ति मिल गई। मतलब अब वो अपनी काउंसिल के बहुमत के फैसले को भी दरकिनार कर सकते थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब प्रशासन किसी समिति के फैसलों से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की मर्जी से चलने वाला था। सारी ताकत एक ही आदमी के हाथ में आ रही थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बंगाल में बैठे गवर्नर जनरल का कंट्रोल बॉम्बे और मद्रास पर भी। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब अब वो सिर्फ बंगाल के बॉस नहीं थे, गवर्नर जनरल को इन प्रेसिडेंसीज पर और ज्यादा अधिकार दिए गए। यहाँ तक कि एक प्रावधान ये भी था कि अगर गवर्नर जनरल खुद मद्रास या बॉम्बे में मौजूद हों, तो वो वहाँ के गवर्नर से भी ऊपर माने जाएंगे। सही कहा, वो वहां की शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। एक तरह से वो पूरे ब्रिटिश भारत के निर्विवाद बॉस बन गए थे। और इन बड़े पदों पर नियुक्ति कौन कर रहा था? क्या अभी भी कंपनी अपनी मर्जी से किसी को गवर्नर जनरल बना सकती थी? अब नहीं। इस एक्ट ने यह भी साफ कर दिया कि गवर्नर जनरल,
गवर्नर और कमांडर इन चीफ जैसे सभी बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए अब ब्रिटिश क्राउन की मंजूरी अनिवार्य होगी। अच्छा, मतलब अब कंपनी अपनी मर्जी से किसी को नहीं बिठा सकती थी? नहीं, नियंत्रण की एक और परत लंदन से कसी जा रही थी। एक मिनट, तो गवर्नर जनरल को भी क्राउन अपॉइंट कर रहा है और कमांडर इन चीफ को भी। क्या इससे दोनों के बीच टकराव का खतरा नहीं बढ़ जाता? हमारे स्रोत बताते हैं कि पहले तो कमांडर इन चीफ काउंसिल का हिस्सा होता था। ये बहुत अच्छा सवाल है और इस एक्ट ने इसी टकराव की संभावना को कम करने की कोशिश की। इसने साफ किया कि कमांडर इन चीफ अब अपने आप गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं होगा। अच्छा। हाँ, उसे सदस्य तभी बनाया जा सकता था जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसे विशेष रूप से इस पद के लिए भी नियुक्त करे। यह सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच एक साफ लकीर खींचने की कोशिश थी ताकि गवर्नर जनरल को कोई चुनौती न दे सके। तो अब तक की कहानी ये है कि लंदन में सत्ता बंटी हुई है, लेकिन भारत में एक सुपर बॉस बना दिया गया है। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ एक आदमी के दम पर तो नहीं चलाया जा सकता। जमीनी स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ? वहां भी एक बहुत बड़ा और दूरगामी बदलाव किया गया। इस एक्ट ने राजस्व यानी टैक्स वसूलने के काम को न्यायपालिका से पूरी तरह अलग कर दिया। अच्छा, ये कैसे हुआ? हमारे स्रोतों के अनुसार पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टैक्स भी वसूलता था और टैक्स से जुड़े विवादों का फैसला भी करता था। इन अदालतों को माल अदालतें कहते थे। ये तो सीधे सीधे हितों का टकराव है। जो इंसान आपसे टैक्स मांग रहा है, उसी के पास आप टैक्स से जुड़ी शिकायत लेकर कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल, और इसी टकराव को इस एक्ट ने खत्म किया। इसने माल अदालतों को खत्म कर दिया। अब कलेक्टर का काम सिर्फ टैक्स वसूलना था। और विवादों का क्या, जैसे जमीन का मालिकाना हक या टैक्स की रकम? उन सब की सुनवाई अब नियमित सिविल कोर्ट्स यानी दीवानी अदालतों में होनी थी। और यही आप कह सकती हैं भारत में रूल ऑफ लॉ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब अब फैसले किसी अधिकारी की मर्जी से नहीं, बल्कि एक तय कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होने थे। हाँ, कम से कम कागज पर तो यही था। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक्ट में ये भी कहा गया कि सभी कानून और नियम भारतीय भाषाओं में अनुवाद के साथ छापे जाएंगे, ताकि आम लोग भी अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सकें। सही बात। ये प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी और ब्यूरोक्रेटिक बनाने की दिशा में एक और कदम था। और मैंने पढ़ा है कि सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी नकेल कसी गई थी। हाँ, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बहुत ही सख्त नियम बनाया गया। अब कोई भी सीनियर अधिकारी बिना इजाजत के भारत नहीं छोड़ सकता था। और अगर कोई ऐसा करता तो ये मान लिया जाता कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मतलब अब अधिकारी बस अपनी किस्मत बनाकर पैसा कमाकर चुपचाप इंग्लैंड नहीं भाग सकते थे, उन्हें जवाबदेह बनाया जा रहा था। ठीक है, तो हमने स्क्रिप्ट के दो बड़े दांव देख लिए, व्यापार पर कब्जा और सत्ता का केंद्रीकरण। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी दांव पर, पैसा। इन सब का खर्चा कौन उठा रहा था? यहीं पर होम चार्जेस का जिक्र आता है। ये स्क्रिप्ट का कह सकते हैं क्लाइमैक्स है। इस एक्ट ने कानूनी तौर पर भारत से पैसा बाहर ले जाने का एक सिस्टम बना दिया जिसे होम चार्जेस कहते थे। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें 3 मुख्य बातें थीं और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके पूरे स्टाफ की सैलरी अब भारत के खजाने से दी जानी थी। क्या कह रहे हैं? मतलब भारत के लोग जो टैक्स दे रहे थे, उससे लंदन में बैठे अंग्रेज अधिकारियों को तनख्वाह मिल रही थी, जिनका भारत के प्रशासन से कोई सीधा लेना देना भी नहीं था। ठीक, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी बात ये तय हुई कि कंपनी को अपनी भारतीय कमाई से ब्रिटिश सरकार को हर साल 5 लाख पाउंड देने होंगे। ये किस बात के? एक तरह का किराया समझिए, जो कंपनी भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार को दे रही थी। और तीसरा, कंपनी के शेयर धारकों को डिविडेंड 10% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई, जिसका भुगतान भी भारतीय राजस्व से ही होना था। ये तो कमाल की धांधली है, वो भी कानूनी तौर पर। भारत का पैसा ब्रिटिश सरकार को, लंदन के अधिकारियों को और कंपनी के निवेशकों की जेब में जा रहा था। बिल्कुल, और ये कोई खुली लूट नहीं थी, ये कानून द्वारा स्थापित एक सिस्टम था। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये होम चार्जेस की प्रणाली 1919 तक, यानी लगभग 125 साल तक चलती रही। और पैसों के इसी खेल से एक और बहुत ही विवादास्पद चीज का रास्ता खुला, अफीम का व्यापार। पहले तो कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार करना गैरकानूनी था, है ना? हाँ, पिछले एक्ट्स ने इसे गैरकानूनी बना दिया था, लेकिन कंपनी को यह समझ आ गया था कि इसे पूरी तरह रोकना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया।
क्या किया उन्होंने? इस एक्ट के तहत कंपनी को ये अधिकार दिया गया कि वो कुछ व्यक्तियों और अपने कर्मचारियों को लाइसेंस देकर निजी व्यापार करने की अनुमति दे सकती है। इसे कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज ट्रेड कहा गया। ये तो बिजनेस की दुनिया का क्लासिक लूप होल ढूंढने जैसा है। आप नियम नहीं तोड़ रहे, बस उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। और यही वो दरवाजा था जहां से भारत-चीन अफीम व्यापार की शुरुआत हुई। कंपनी के लाइसेंस वाले व्यापारी बंगाल और बिहार से अफीम खरीदते और उसे चीन में बेचते थे, जिससे भारी मुनाफा होता था। और कंपनी सीधे तौर पर शामिल नहीं थी। नहीं, तकनीकी रूप से ये निजी व्यापारी थे जो ये काम कर रहे थे। भी कमाया और नैतिक रूप से साफ सुथरे भी बने रहे। कंपनी ने खुद व्यापार नहीं किया, पर लाइसेंस देकर मुनाफे का हिस्सा ले लिया और पूरी नैतिक जिम्मेदारी व्यापारियों पर डाल दी। बिल्कुल। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन इसके परिणाम बहुत विनाशकारी हुए, खासकर चीन के लिए। और ये सब 1793 के इस एक्ट में दिए गए एक छोटे से प्रावधान की वजह से ही संभव हो पाया। तो कुल मिलाकर 1793 के चार्टर एक्ट के स्क्रिप्ट बिल्कुल साफ थी। पहला दांव, व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखो। दूसरा, भारत में एक सुपर बॉस बनाओ जिसे कोई चुनौती ना दे सके। और तीसरा, ये सुनिश्चित करो कि इस पूरे ऑपरेशन का खर्चा भी भारत ही उठाए और मुनाफे के नए रास्ते भी खोले जाएं। हाँ, बिल्कुल। यहां एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। हमारे स्रोतों में एक जिक्र है कि विलियम विल्बर फोर्स नाम के एक सदस्य ने इस एक्ट में एक और क्लॉज जोड़ने की कोशिश की थी। किस बारे में था वो? वो चाहते थे कि मिशनरियों और शिक्षकों को भारत आने की अनुमति दी जाए ताकि वे भारतीयों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान कर सकें। लेकिन इस प्रस्ताव को एक्ट में शामिल नहीं किया गया। क्यों? कंपनी के डायरेक्टर्स को डर था कि इससे भारत में अशांति फैल सकती है और उनके व्यापारिक मुनाफे पर असर पड़ सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, ये सवाल खड़ा करता है कि 1793 में ब्रिटिश राज की प्राथमिकताएं क्या थीं। उनका ध्यान पूरी तरह से केवल आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण पर था। वो किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं थे, खासकर अगर उससे उनके मुनाफे को कोई खतरा हो। बिल्कुल। ये सोच बाद के चार्टर्स में नाटकीय रूप से बदलेगी, लेकिन उस समय प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट थी: नियंत्रण और मुनाफा। सोचने वाली बात है, अगर विल्बर फोर्स का वो क्लॉज पास हो गया होता तो भारत में ब्रिटिश शासन का स्वरूप और उसका इतिहास कितना अलग हो सकता था।